Assalamu alaikum. Today we are going to study and understand the history of the textile art and design in detail. So, अगर हम टेक्सटाइल की हिस्ट्री की बात करते हैं तो टेक्सटाइल की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितना इस दुनिया में इंसान, मतलब इस दुनिया में इंसान जब से आया है तब से ही उसे किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी शेप में, मटेरियल में अपनी बॉडी को कवर करने के लिए टेक्सटाइल की ज़रूरत पेश आई है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज एज बैक एज ह्यूमन बींग्स. From start of the world, people used to cover the body with leaves, and then according to season change to get rid of cold, they started using animal skins. ठीक है। जिस तरह से सीजन चेंज होता था, ठीक है, जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज होता रहा, उसके चेंज होने के साथ साथ इंसान को अपने बॉडी को कवर करने के लिए जो मटेरियल था उसमें भी चेंजिंग्स करनी पड़ी। Textile material in ancient times. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. ठीक है। तो उस टाइम क्या मटेरियल यूज करते थे लोग? वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए डेफिनेटली जो मटेरियल उनके पास अवेलेबल होता था, उनकी सराउंडिंग्स में मौजूद होता था, तो उन्होंने वही यूज करना होता था। तो उसमें क्या उनके पास अवेलेबल था? उनके पास सबसे पहले जो उनके पास मटेरियल अवेलेबल था वो प्लांट बेस्ड मटेरियल था, दैट वाज लीव्स। तो लीव्स में अब जाहिर है बहुत छोटे छोटे लीव्स भी होते हैं, बहुत बड़े साइज, डिफरेंट साइज के होते हैं। तो उनमें जो लार्ज साइज के लीव्स थे वो उनके मदद से बॉडी को कवर करते होते थे। और इसके बाद क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको जैसे जैसे फिर ज़रूरत पेश आती थी, लोग क्या करते थे, लोग जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हुआ, गर्मियों से सर्दियाँ आई, ठीक है, विंटर से फिर समर आया, तो उन लोगों ने उसकी वेरिएशंस के साथ साथ मटेरियल में भी चेंजिंग की। लाइक अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर गर्मियाँ थी तो उन एरियाज के लोगों ने लीव्स के साथ अपनी बॉडी को कवर किया। ठीक है। उसके बाद जब वेदर चेंज हुआ, सर्दियाँ आई, या फिर उन लोगों ने माइग्रेशन की फ्रॉम वार्म एरियाज टू द कोल्ड एरियाज, तो वहाँ पर उनको जब ठंड लगी तो उन्होंने उसके लिए फिर देखा कि उन्होंने फिर उसके लिए एनिमल स्किन को यूज़ किया अपनी बॉडी को भी कवर करने के लिए, और सीजन से भी, मौसम की जो चेंजिंग थी उससे भी अपने आप को बचाने के लिए। After people begin to settle in agricultural communities, they learn to weave twigs and grass into mats and baskets. Animal fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. तो उस टाइम उन लोगों ने डेफिनेटली जो उनके पास मटेरियल अवेलेबल था, रिवर जो गंगा है इंडिया में, उसके पास पास जो मटेरियल वहाँ पर जो लोग रहते थे वहाँ उनके पास अवेलेबल था फ्लैक्स मटेरियल। तो उसका प्लांट जो था उससे जो उनके पास नेचुरल फाइबर्स उनको अवेलेबल था वो उसको यूज़ करते थे, वीविंग में यूज़ करते थे। और स्टार्ट जो फैब्रिक की वीविंग है ना, वो स्टार्ट इस तरह से फाइबर से और क्लॉथ की मेकिंग से स्टार्ट नहीं हुई थी। उससे सबसे पहले उन्होंने जो स्टार्ट की थी वीविंग वो ग्रास बेस्ड ग्रास था, और इस तरह के मटेरियल जो प्लांट बेस्ड मटेरियल थे उसको उन्होंने मैट्स एंड बास्केट वीविंग में सबसे पहले स्टार्ट किया, और उसके बाद आहिस्ता से ग्रेजुअली फैब्रिक के लिए जो था वीविंग स्टार्ट हुई। पहले जो ये था ये बास्केट्स और बास्केट वगैरह की वीविंग और मैट्स वगैरह की जो वीविंग थी ग्रास और प्लांट बेस्ड मटेरियल से, तो ये वहाँ से शुरू हुई थी। हिस्ट्री फ्रॉम इजिप्ट। जब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं टेक्सटाइल की, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये आता है कि जब से इंसान था तब से टेक्सटाइल की हिस्ट्री है। लाइक उन्होंने अपनी बॉडी को भी कवर करने की कोशिश की, बट उसमें तो डिफरेंट मटेरियल्स आ जाते हैं, प्लांट्स के बेस्ड मटेरियल्स हैं, एनिमल बेस्ड मटेरियल्स हैं। तो जब हम प्रॉपर इसकी टेक्सटाइल की बात करते हैं तो ये प्रॉपरली इससे जो प्रीवियस का टाइम होता है ना, जो हमारे पास हिस्ट्री में जिसके प्रूफ्स नहीं होते,
ठीक है, जो हिस्ट्री से जिस जो हिस्ट्री से पुराना, जो बहुत पुराना जो टाइम होता है, एंशियंट टाइम्स होता है, केव आर्ट से जो स्टार्ट हुआ होता है, या पैलेलिथिक एज की होती है, जो जो हमारे पास जिसका रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसके बाद जहाँ से हमारा हिस्ट्री का रिकॉर्ड स्टार्ट होता है ना, तो वहां से अगर हम बात करें तो ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बिगिंस इन अप्रोक्सीमेटली 3400 BC and was a common commodity among ancient Egyptians. Egyptians used flax harvested on the bank of the Nile to create linen, the earliest textile. अब टेक्सटाइल में जो अर्लीस्ट टेक्सटाइल के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो उसमें आप बताओगे कि वो दैट वाज लिनन, एंड इजिप्ट से ये स्टार्ट हुआ, ओरिजिन, इट्स ओरिजिन इज इजिप्ट, और 3400 BC से ये इसका हिस्ट्री में जो रिकॉर्ड मौजूद है वो ये है। उसके बाद उसके अलावा उसको कहाँ से वो मटेरियल उन्होंने स्टार्ट मटेरियल किससे किया, प्लांट वेस्ट मटेरियल से स्टार्ट किया। तो जो बहुत ही फेमस रिवर है इजिप्ट का, रिवर नाइल, उसके बैंक उसके जो किनारे पे लोग रहते होते थे, तो वहाँ से वो उन्होंने हार्वेस्ट किया, फ्लेक्स को हार्वेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने लिनन का फैब्रिक क्रिएट किया। The study of the history of clothing and textiles traces the development, use, and availability of clothing and textile over human history. तो इसमें यह कि हमें पता चलता है कि अगर हम क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें उससे आइडिया होता है कि किस तरह से ग्रेजुअली इसमें डेवलपमेंट्स हो रही थी, और ह्यूमन हिस्ट्री में क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल जो है उसमें किस तरह से वेरिएशंस थी, उसके यूजेस कैसे थे, उसमें क्या मटेरियल यूज़ होता था, डिफरेंट एरियाज़ के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग किस तरह से क्या मटेरियल यूज़ करते थे। लेकिन इस टाइम भी अगर हम अपना कॉन्टेम्प्रेरी टेक्सटाइल की भी बात करें तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, एशिया में, पाकिस्तान, इंडियन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे उनका एक अलग कल्चर है, एक अलग क्लॉथिंग स्टाइल है। तो उसमें अगर हम यूरोप की बात करते हैं, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पे क्लॉथिंग डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है। तो उस तरह से अगर हम उनकी उस टाइम में भी अगर हम बात करते थे तो हिस्ट्री में जाकर उस टाइम भी डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो थी, डिफरेंट एरिया के जो लोग थे, उनके भी कल्चर्स डिफरेंट हुआ करते थे। हम जानते हैं कि क्लॉथिंग इज एक्सक्लूसिवली ह्यूमन करेक्टरिस्टिक, और जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं इंसानों की, उसकी ये बेसिक नीड भी है। तो इसका जो ओरिजिन है उस पर साइंटिस्ट का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि ये बेसिकली क्लॉथिंग जो है ये कब से क्लॉथिंग वेयरिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी ह्यूमन हिस्ट्री में। तो इसकी जब हम थोड़ी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो हमें रेकॉर्ड मिलता है उसमें ये आता है कि the origin of human clothing history is 170,000 years ago. अच्छा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उनका ये बिलीव था कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन काइंड है, वो उसमें क्या क्या था कि वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड से, हीट से, रेन से, ठीक है, और इस तरह से उसमें सबसे बेसिक ये है कि जो हम पहले भी हमने इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया है कि ह्यूमन किस तरह से माइग्रेट करते थे, तो डिफरेंट एरियाज़ का जो क्लाइमेट था वो डिफरेंट होता था, तो उस हिसाब से वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्लॉथ से, डिफरेंट टाइप के मटेरियल से अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है। टेक्सटाइल हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है, एंड एज टाइम हैज पास द हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज बीन मोर इनरिच। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो इसमें टेक्सटाइल का जो टेक्सटाइल की जो हिस्ट्री है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इनरिच होती गई ना, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेरिएशंस आती गई, अच्छे से मज़ीद इसमें जो है इसमें मज़ीद जो है इस पर वर्कआउट होता गया। तो जैसे प्रीवियसली लोग उसमें बेसिक बेसिक मटेरियल यूज़ करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ना उसमें चेंजिंग्स होती गई, और जो है इन्वेंशंस जो है वो बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ। हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट टू सर्व। जब हम टेक्सटाइल की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, इसी तरह अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसकी स्टडी हिस्ट्री को देखें तो इस्लामिक हिस्ट्री में भी टेक्सटाइल के कुछ प्रूफ्स हैं। उसमें जिस तरह अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है कि एंशियंट इजिप्ट से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी 3400 BC में,
और इसी तरह से हमने साइंटिस्ट के भी हैं, तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट थी, बट अकॉर्डिंग टू देम उसमें यह है कि ह्यूमन हिस्ट्री जब से स्टार्ट है तब से ही टेक्सटाइल हिस्ट्री स्टार्ट है। उसमें उसका एक डेट है 170,000 ईयर्स अगो। तो इसी तरह से अगर हम इस्लाम में इसकी हिस्ट्री को देखें तो अकॉर्डिंग टू द हदीस फ्रॉम अबू दहार, प्रॉफिट इदरीस अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड राइटिंग विद अ पेन. He also sewed clothes and wore them. Earlier people covered their private body parts with leaves. ठीक है, अभी इसमें देखें आप कि उसमें पेन का भी लिखा हुआ है जिक्र कि उन्होंने स्टार्टेड राइटिंग विद पेन के जो है प्रॉफिट ने इसका स्टार्ट लिया। और इसी तरह से उन्होंने क्लॉथ्स जो हैं क्लॉथ्स भी उन्होंने वर्क किए थे। तो इसमें इस चीज़ से हमें आइडिया होता है कि उस टाइम पीरियड में कपड़े जो है कपड़े बनना शुरू हो गए थे, क्लॉथ्स बनना स्टार्ट हो गए थे। और उससे पहले प्रीवियस जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे लीव्स के साथ। तो उस टाइम एनिमल स्किन के साथ तो कपड़े नहीं होते थे। कपड़े जो है कपड़ा जो बना इजिप्ट की हिस्ट्री में हम देखते हैं उसमें उसकी 3400 BC में जब हम देखते हैं उसकी हिस्ट्री थी। तो उसी तरह से इस्लामिक हिस्ट्री में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी उसके हमें प्रूफ्स मिलते हैं। अच्छा, अभी हमने जो प्रीवियस पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि किस तरह से ओरिजिन क्या था, टेक्सटाइल ओरिजिन किस तरह से था, कैसे कब से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में लोग कैसे कवर करते थे बॉडी को, क्या उनके पास मटेरियल होता था, क्या वो यूज़ करते थे, कहाँ से लेते थे। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि इसकी ह्यूमन हिस्ट्री के साथ साथ ये कैसे इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। फिर हमने देखा कि किस कंट्री से और किस डेट्स में ये स्टार्ट हुआ, वो हमने पीछे स्लाइड्स में पढ़ा। ठीक है, वो सारा हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया ना कि टेक्सटाइल फैब्रिक जब इंट्रोड्यूस हुआ था उससे प्रीवियसली किस तरह से लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे। अब हमने ये देखा कि फैब्रिक तो इंट्रोड्यूस हो गया, तो उसका अब हम उसका सारा प्रोसेस देखते हैं कि फैब्रिक इंट्रोड्यूस हुआ कैसे, किस तरह से, किस मटेरियल से उन्होंने थ्रेड लिया, कैसे थ्रेड की प्रोडक्शन हुई, किस तरह से थ्रेड बनना स्टार्ट हुआ, और क्या क्या उनके पास हेल्पिंग टूल्स थे। क्या उनके पास स्टार्टिंग में लोग काम करते थे, मैनुअली काम करते थे, उनके पास कोई मशीनरी नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से उनके पास उसके बाद किस तरह से उनके पास हेल्पिंग टूल्स बनना स्टार्ट हुए, किस तरह से उनके हेल्पिंग टूल्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके पास कॉटिंग इंडस्ट्री आई, उसके बाद वाटर व्हील्स आया, वाटर व्हील्स के बाद फिर स्टीम इंजन आए, उसके बाद अभी आप देखते हो कि हम कंटेम्प्रेरी में अगर देखते हैं तो किस तरह से अब हमारे पास बहुत लार्ज स्केल पे किस तरह से इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल की। बहुत अब तो बहुत ज़्यादा काम आ गई ना टेक्सटाइल में, प्रिंटिंग बहुत सारी चीज़ें उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई। तो अभी हम इसका थोड़ा सा देखते हैं कि ये बेसिकली स्टार्ट कैसे हुआ था। बिगनिंग ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अगर हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये किस तरह से स्टार्ट हुई, इस पर हम बात करते हैं। तो स्टार्ट में ये स्टोन एज के टाइम से, लाइक जब से पत्थर का ज़माना, पैलोलिथिक एज जिसको कहते हैं, तो उस टाइम से ये स्टार्ट थी। और उस टाइम से उस टाइम के लोग जो थे, स्टार्टिंग में जो लोग यूज़ करते थे इसके लिए वीविंग का, जो उसके बाद जो वीविंग का टाइम आया, वीविंग करते थे लोग, और इसके लिए जो भी इसको प्रोसेस होता था तो वो उसके विद हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है, हाथों के साथ ही वो उसके साथ, उनके पास कोई और इक्विपमेंट नहीं होते थे, या फिर होते थे तो बहुत ही कोई बेसिक इनके पास इक्विपमेंट थे जिनको वो यूज़ करते थे, जिनकी हेल्प से वो अपने ज़रूरत के लिए चीज़ें बनाया करते थे। ठीक है, The early process of textile manufacturing were done by hand using very basic equipment. अब उसके बाद ये कि जब स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में तो वो उनके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लीव्स के साथ वो यूज़ करते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आता गया तो उनको ज़रूरत जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी तो वो चीज़ें नई नई साथ साथ इन्वेंट होना स्टार्ट हो गई थी। तो स्टार्टिंग में जब उनको सोइंग लगा कि ज़रूरत महसूस हुई तो उसके लिए उन्होंने जो फर्स्ट मटेरियल यूज किया दैट वाज द बोन ऑफ एनिमल हॉर्न। ठीक है, तो जो फर्स्ट नीडल थी वो एक मतलब एनिमल हॉर्न जो था उससे साथ उन्होंने फर्स्ट नीडल बनाई। तो उसके बाद उनको मजीद जब उसमें वेरिएशन आती गई, जो आयरन नीडल थी वो इन्वेंटेड इन द 14th सेंचुरी।
अच्छा, टेक्सटाइल की डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि किस तरह से वो अपने हाथों की मदद से कोई भी इक्विपमेंट, थोड़े बहुत बेसिक इक्विपमेंट से उनकी मदद से वो अपना बेसिक नीड्स जो थी उनके लिए वो कोई भी चीज़ अगर बनानी होती थी तो उनके पास कोई मशीनरी वगैरह नहीं होती थी, कोई हेल्पिंग कोई खास इतने खास कोई टूल्स भी नहीं होते थे। तो उस टाइम कोई इसकी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई इतनी खास डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, अभी ये जो डेवलपमेंट थी ये स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी में, जिस टाइम स्पिनिंग मशीन और मैकेनिकल लूम जो थी उसकी इन्वेंशन के बाद जो है इसकी टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री उसमें एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो बाकी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी ना जो वर्कआउट कर रही थी, बट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत जो है इसमें मेन रोल प्ले करी थी, क्योंकि ह्यूमन काइंड की सबसे बेसिक नीड्स तो है टेक्सटाइल। तो बाकी कोई चीज़ जितनी बेशक ज़रूरत की होंगी, बट टेक्सटाइल तो बहुत ही बेसिक नीड है। तो ये इसमें टेक्सटाइल जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी। अब इसमें ये है कि मशीनरी वगैरह जो थी थोड़ी जितनी भी थी स्टार्ट में, जो हैंडलूम्स वगैरह थी जितनी भी थी, उन सबसे पहले जो है जब ये स्टार्ट कैसे हुआ तो उस तरह से ये था कि कॉटन के साथ उन्होंने जब कॉटन को सबसे पहले तो उन्होंने फेल्ट किया ना, उसके बाद मैशिंग की, फेल्टिंग का प्रोसेस होता था, उस तरह से वो फैब्रिक क्रिएशन करते थे। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा जैसे बास्केटरी वगैरह बनाई, बास्केट्स थी, मैट्स थी, उनकी वीविंग करते थे। तो वहां से उन्हें आइडिया है कि फैब्रिक की भी वीविंग करनी चाहिए उन्हें। ठीक है, तो फैब्रिक को वीव करने के लिए उन्हें थ्रेड की जरूरत पेश आई। तो थ्रेड को बनाने के लिए उनको जो था, थ्रेड को बनाने के लिए उन्होंने जो स्टार्ट में जो सबसे पहले उनके पास एक जो उनके पास छोटी सी एक मशीन कह लें वो थी, तो वो मैनुअली ही थी। तो वो उन्होंने जो इन्वेंट की वो दैट वाज स्पिनिंग व्हील। लोकल टर्मिनोलॉजीज में उसको हम कहते हैं कि चरखा भी कहा जाता है, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उस पर काम हो रहा था। मतलब यहाँ पर जैसे ये नहीं था कि एशिया में वो था इंट्रोड्यूस था, इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द यूरोप। तो हर जगह पर चरखा जो है वो यूज हो रहा था, और वो बिल्कुल जो है उसकी बेसिक स्टार्ट जो था स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग का जो स्टार्ट था वो यहाँ चरखे से हुआ था। स्पिनिंग जेनी, तो जो है स्पिनिंग व्हील जो था लाइक चरखा, उसकी इन्वेंशन उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि एट अ टाइम जो है एक उनके पास जो है एक उनके पास रोल बनता था, एक स्पन होता था, वो थ्रेड जो था एक बनता था एट अ टाइम, और वो मैनुअली होता था तो एक ही बंदा काम कर रहा होता था उसके ऊपर। उसके बाद क्या था, स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, थी ये भी मैनुअली ही इस पर काम होता था, बट इसमें ये 1864 में ये इन्वेंट हुई इसमें। लेकिन होता क्या था, इट अलाउड 16 और मोर yarns टू बी स्पन सिमल्टेनियसली बाय द सेम पर्सन। एक ही बंदा एट अ टाइम इसमें जो है 16 और मोर yarns जो थे वो स्पन हो रहे होते थे। तो ये थोड़ा सा उसमें उन्होंने जो है इन्वेंशन तो थी उससे बेटरमेंट की तरफ आ रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे मशीनरी की तरफ भी ये लोग जा रहे थे। A spinning frame powered by a water wheel. तो अभी जो है स्पिनिंग जेनी थी, स्पिनिंग जेनी से पहले हमारे पास स्पिनिंग व्हील था। तो स्पिनिंग व्हील में एक बनता था, स्पिनिंग जेनी में जो है एट अ टाइम 16 बन रही होती थी। तो उसके बाद लेकिन थी तो वो भी मैनुअली ही। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उसमें जो मजीद वेरिएशन आई उसमें ये था कि इन 1769 में रिचर्ड आर्कराइट जो था, ही इन्वेंटेड अ स्पिनिंग फ्रेम पावर्ड बाय अ वाटर व्हील। एक वाटर व्हील के साथ उसको पावर मिली, तो वो जो है एक पावर्ड व्हील उसने इन्वेंट कर दिया। दिस मशीन was the first powered automatic textile machine. ठीक है, the water wheel changed the textile industry from a cottage industry to a factory industry. जो मैनुअली काम वो लोग कर रहे थे that was a cottage industry. उसके बाद जैसे उसमें उन्होंने पावर्ड व्हील जो था वो उन्होंने वाटर व्हील जो ऐड किया, ये उनकी थोड़ी सी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बिल्कुल आप इसको बेसिक जो है वो स्टार्ट कह सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द फैक्ट्री इंडस्ट्री। उस टाइम स्पिनिंग के लिए जो उनके पास जो हेल्पिंग मशीन्स थी दैट वाज स्पिनिंग जेनी एंड स्पिनिंग पावर्ड वाटर व्हील जो था यूज हो रहा था। उसमें जो थ्रेड की प्रोडक्शन थी उसके लिए जो कॉटन वो यूज करते थे, सबसे पहले जो उसमें से जो सीड्स वगैरह थे वो रिमूव होते थे, वो मैनुअली अपने हाथों से सारे रिमूव करते थे। डेफिनेटली उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, तो उसकी प्रोडक्शन भी बड़ी स्लो होती थी। तो उसके बाद ये है कि कॉटन गिन इंट्रोड्यूस्ड हुई। द कॉटन गिन वाज इन्वेंटेड इन 1794।
it could do a day's work of several men in 1 hour. ये क्या करती होती थी, कॉटन गिन में कॉटन में से जो सीड्स थे वो इस मशीन की मदद से रिमूव होते थे, तो इससे ये कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जो है उनकी बढ़ गई। फ्लाइंग शटल 1733 में जो है फ्लाइंग शटल इंट्रोड्यूस हुई थी, इन्वेंट हुई थी। उसमें इसमें ये था कि इंडस्ट्रियल जो उनके पास वुलन कॉटन इंडस्ट्रीज थी बेसिक उसमें ये इसका यूज़ होता था, तो इसमें उसने थोड़ा सा इंडस्ट्रीज जो थी वो थोड़ा सा उसमें इंक्रीज आया था, आउटपुट जो थी वो थोड़ी सी इससे इसकी हेल्प से आउटपुट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी उसकी। फ्लाइंग शटल थी क्या, फ्लाइंग शटल जो है वो एक की डेवलपमेंट थी इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी उसमें, वीविंग के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन वीविंग में जो थी उसमें ड्यूरिंग द अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी, मतलब बाद में जो थी वो तो हमारे पास इंजन वगैरह जो था उनमें मशीन्स वगैरह के साथ, उसके साथ जो मशीन्स थी वो तो नहीं, जो मैनुअली स्टार्टिंग में जो मशीन्स होती थी उसमें फ्लाइंग शटल जो है इसका बड़ा इसने जो है बड़ा मेन रोल प्ले किया, ठीक है, इसमें काफी डेवलपमेंट हुई। इसने क्या, ये होती क्या थी, ये एक वुड की छोटी सी एक मतलब एक ह्यूमन हैंड का साइज इसका होता था। इट अलाउड ए सिंगल वीवर टू वीव मच वाइडर फैब्रिक एंड इट कुड बी मैकेनाइज्ड अलाउइंग फॉर ऑटोमेटिक मशीन लूम्स। तो इसकी हम आगे देखते हैं इसके जो है वो क्या कहते हैं, इसका यूज क्या होता था और किस तरह से ये हैंड लूम जो थी उसमें किस तरह से इसको यूज किया जाता था फॉर द क्रिएशन ऑफ द फैब्रिक। ओके, द यूज ऑफ द फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल जो है वो इन्वेंट हुई थी, जॉन कीथ ने इसको इन्वेंट किया था इन 1733। ओके, इट वाज ही वाज सीकिंग फॉर ए न्यू काइंड ऑफ शटल दैट वुड स्पीड अप द रिलेटिवली स्लो पेस ऑफ हैंड वेविंग। तो इससे काफी जो हैंड वेविंग जो थी लूम में जो थ्रेड हाथ के साथ पास करवाया जाता था, वेफ्ट लगाए जाते थे, उसको जो है जब फ्लाइंग शटल उसने इंट्रोड्यूस करवाई, इससे जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। तो इसका रोल क्या होता था, ये रोल क्या प्ले करती थी, जो लूम के अंदर जो थ्रेड्स उसके अंदर जो आप क्या कहते हैं मैनुअल हैंड लूम जो है उसको अगर सर्च करें तो उसके अंदर एक दो फ्रेम्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर दो थ्रेड्स जो हैं उनके वॉप लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा the warp threads run vertically from the front of the loom to the back। उसके अंदर जो नीचे जो वॉप लगे हुए होते हैं, जो हमें नीचे थ्रेड नजर आता है सामने सामने जो उसकी पूरी लाइन लगी हुई होती है, दैट्स द वॉप। अच्छा, उसकी जो वॉप फ्रंट से बैक की तरफ लाइन में जा रहे होते हैं, तो उसमें वीवर क्या करता था, तो सबसे पहले वीवर उसमें शेड क्रिएट करता था। शेड कैसे क्रिएट करता होता था, उसमें जो दो फ्रेम्स लगे हुए होते थे, एक फ्रेम को जब वो ऊपर करता था और दूसरा नीचे होता था, तो उसमें एक शेड क्रिएट हो जाता था और इस शेड के अंदर से फ्लाइंग शटल को वो पास करता था फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। तो उसके बाद उसने फ्रेम्स को, जो ऊपर फ्रेम है उसको नीचे करना और नीचे वाले फ्रेम को ऊपर करना, तो उसके अंदर एक लेयर बन जाती थी, ठीक है, एक वीविंग की लेयर हो जाती थी। उसके बाद उसने वहां से लेफ्ट से फिर राइट की तरफ उसको गुजारना है और फिर ऊपर का फ्रेम नीचे और नीचे वाला फ्रेम ऊपर करना, तो फिर इस तरह से प्रोसेस वो चलता रहता था और उसमें जो है वीविंग की जो है वो स्लाइड्स बनती जाती थी और इस तरह से फैब्रिक वीव होता था। इससे इसकी स्पीड जो है वो काफी इंक्रीज हो गई थी हैंडलूम्स के अंदर। फर्स्ट पावर्ड वीविंग लूम। तो आपने जो है ये पावर्ड वीविंग लूम, पावर्ड का जहां वर्ड आता है तो इसको आपने मिक्स नहीं करना हैंडलूम के साथ और इंजन जो जहां अटैच किए हुए लूम्स के साथ, उसके साथ इसको आपने मिक्स नहीं करना। तो जहां पर पावर्ड का वर्ड आता है वहां पर हमारे पास वाटर की हेल्प से, विद हेल्प ऑफ वाटर व्हील लगाए होते थे, उस मतलब उसमें पानी के साथ उसको पावर मिलती थी और उसके साथ जो है वो मशीन चलती होती थी, ठीक है। उससे प्रीवियसली क्या होता था, मैनुअल होती थी मशीन, हाथों की मदद से चलती थी। फिर जहां पर वर्ड पावर्ड आता है, पावर्ड का मतलब पावर्ड का जहां वर्ड आता है तो वहां पर वाटर व्हील यूज होता था, ठीक है। उसके बाद आगे फिर स्टीम इंजन जहां आता है तो वहां पर हम प्रॉपर स्टीम इंजन का नाम उसके साथ मेंशन होता है, ठीक है। आपने पावर्ड का जो वर्ड है ये मिक्स नहीं करना, इसको याद रखना है। यहाँ पर वाटर व्हील यूज हो रहा था, ठीक है। द फर्स्ट पावर्ड वीविंग लूम वाज इन्वेंटेड इन 1787। इट इम्प्रूव्ड द कमर्शियल सक्सेस ऑफ वीविंग बिकॉज इट हैड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी दैट अ मैनुअली ऑपरेटेड वन। द लूम ओनली प्रोड्यूस्ड अ प्लेन वीव, ठीक है। 1787 में ये लूम इन्वेंट हुई थी, उससे है जाहिर है इससे भी उसकी थोड़ी प्रोडक्शन जो है काफी इंक्रीज हो गई थी। मैनुअली पहले वर्कआउट होता था, तो उससे जब पावर्ड वीविंग लूम आई तो प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो गई, डेफिनेटली जो स्पीड बढ़ गई।
और इसके साथ क्या हुआ था, लेकिन इस टाइम होता क्या था कि जो वीविंग जो प्रोसेस था, जो फैब्रिक वीव होता होता था, वो था बिल्कुल प्लेन, अभी वाइट था, उसमें कोई उसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है, उसमें कोई कलरिंग नहीं है, कोई स्ट्रिप्स नहीं है, कोई टिपिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं था, दैट वाज जस्ट प्लेन वीव. Jacquard loom. In 1801, the Jacquard loom was invented, which was the first loom to produce tapestry fabrics. ठीक है, Jacquard loom जब आई 1801 में ये इन्वेंट हुई, तो ये पहली लूम थी जिससे ये कि टेपेस्ट्री फैब्रिक्स बनना स्टार्ट हुए. मीन्स इससे पहले जो फैब्रिक थे वो प्लेन थे, उसमें कोई डिजाइनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई कलर नहीं था. तो जब जैकार्ड लूम आई तो इसमें टेपेस्ट्री फैब्रिक बनना स्टार्ट हो गया. मीन्स कि थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग ऐड होना स्टार्ट हो गई, थोड़ी थोड़ी स्ट्रिप्स उसमें कलरफुल थ्रेड्स की तो वो ऐड हुई. तो ये कि वीविंग, थ्रू वीविंग मतलब डिजाइन क्रिएशन स्टार्ट हो गई थ्रू वीविंग. अच्छा, रिंग स्पिनिंग. अब रिंग स्पिनिंग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है स्पिनिंग जो है वो उसका प्रोसेस काफ़ी स्पीड अप हो गया था. तो पहले जो जैसे स्पिनिंग जेनी है और हमारे पास जो इसका जो प्रोसेस था उसमें पावर्ड स्पिनिंग भी थी. तो उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास इसने इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन थॉप ने 1828 में ये रिंग स्पिनिंग में. तो इसमें एट अ टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क जो है हो रहा था स्पिनिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस जो है एक ही टाइम में हो रहा था. और ये इससे जो है इसका काफ़ी स्पिनिंग का जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो गया था. और ये एक जो प्रोसेस 1828 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये स्टिल अभी भी इंडस्ट्रीज में जाकर अगर विजिट किया जाए तो अभी भी ये प्रोसेस जो है इंडस्ट्रीज में इसी प्रोसेस के थ्रू स्पिनिंग हो रही होती है. अच्छा जी, अब आता है फर्स्ट सेविंग मशीन. इससे क्या हुआ था, इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा चेंज आया था. क्योंकि पहले जो है फैब्रिक सिर्फ फैब्रिक बनता था, वो लोगों को फैब्रिक उनको लोग मार्केट से फैब्रिक लेते थे, फैब्रिक अवेलेबल होता था तो फैब्रिक लेते थे. उसके बाद नीडल से जो उसकी सोइंग होती थी, उसकी मतलब जो उन्होंने ड्रेस प्रिपेयर करना होता था वो नीडल के थ्रू वो खुद मैनुअली प्रिपेयर करते थे. ठीक है, जब ये सोइंग मशीन इंट्रोड्यूस हुई तो उससे जो है काम काफी स्पीड अप हो गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफी चेंज आया. पहले सिर्फ फैब्रिक बनता था, तो अब ये है कि रेडीमेड ड्रेसेस जो है वो भी बनना स्टार्ट हो गए, वो भी मार्केट में अवेलेबल थे. फिर लोग परचेज मतलब उनको नीडल से, अगर घर में भी जैसे सेविंग मशीन अभी भी आप देखते हो घरों में, तो वो ये कि अभी भी ये है कि आप नीडल से जो काम होता था, जो स्लो प्रोसेस था, वो स्पीड अप हो गया. ठीक है. अच्छा, द फर्स्ट मशीन वाज पेटेंटेड इन 1846. अच्छा, इसके बाद इन 1851 इसाक सिंगर पेटेंटेड एन इम्प्रूव्ड वर्जन. अब इन दो डेट्स को ना मिक्स नहीं करना. जो फर्स्ट मशीन थी ये 1846 में इन्वेंट हुई थी. ठीक है, जो 1851 में जो मशीन इसाक सिंगर ने जो पेटेंट की थी वो फर्स्ट नहीं थी, वो फर्स्ट सोइंग मशीन का इम्प्रूव्ड वर्जन था. ठीक है, तो इसके साथ जो इंडस्ट्री में काफी रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में भी आया था. तो क्या था, द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल sewing machine contributed to the growth of the ready-made clothing industry in the 19th and early 20th century. उस टाइम ये था कि रेडीमेड क्लॉथ्स जो थे वो मार्केट में आना स्टार्ट हो गए. अच्छा, सेविंग मशीन हमने देखी, उसमें यह था कि सेविंग मशीन इंट्रोड्यूस हो गई. अभी भी फैब्रिक प्लेन चल रहा है, बट उसमें थोड़ी बहुत टेपेस्ट्री भी ऐड हो गई है, तो उससे थोड़ी बहुत उसमें डिजाइनिंग हो सकती थी. तो अब ये है कि अब हम फर्स्ट सिंथेटिक डाई की अगर बात कर रहे हैं तो ये 1856 में विलियम पार्किन ने डिस्कवर किया फर्स्ट सिंथेटिक डाई. इससे पहले जो प्रीवियसली थ्रेड्स भी डाई हो रहे होते थे, अगर फैब्रिक में भी कहीं कोई डाई वगैरह चलता था तो वो क्या होता था, वो सिंथेटिक नहीं होता था. ठीक है, दैट वाज कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से, जो है ऑर्गेनिक मटेरियल से जो होता था, नेचुरल सोर्सेज से जो यूज होते थे वो डाइज होते थे. सिंथेटिक डाई इंट्रोड्यूस हुआ था 1856 में विलियम पार्किन से. अच्छा, जो फाइबर्स थे, जो थ्रेड्स थे जो यूज हो रहे होते थे स्टार्ट से, जो स्टार्ट जहाँ से हुए तो वो मतलब प्लांट बेस्ड थे. फिर एनिमल्स से भी लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई. तो उसके बाद ये कि सिंथेटिक फाइबर्स भी आना स्टार्ट हो गए, बनना स्टार्ट हो गए. तो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1884 इन फ्रांस. फ्रांस में 1884 में जो है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था.
स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से प्रीवियसली मैंने अभी आपको प्रीवियस एक स्लाइड में बताया है कि आपने इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास थी मैनुअल हैंडलूम्स होती थी जिस पर मैनुअली काम होता था। उसके बाद हमारे पास आए जो है वाटर व्हील्स जो थे, उनकी सपोर्ट थी, उनकी सपोर्ट के साथ लूम्स पे काम होना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया है, क्या हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया है, स्टीम इंजन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से अब स्टीम इंजन इलेक्ट्रिसिटी जो प्रीवियस था, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से इंजन स्टार्ट हो गया ना, उससे प्रीवियस स्टीम इंजन था। अब स्टीम इंजन क्या होता था, जब स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस हुआ तब भी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन आया। उससे क्या था, वाटर व्हील की जो पावर थी वो भी काफी थी, बट जो स्टीम इंजन जब इंट्रोड्यूस हुआ उसने वाटर व्हील को भी पीछे छोड़ दिया और उसकी पावर उससे कहीं ज्यादा थी। ठीक है, द स्टीम इंजन was invented and became a power supply that soon surpassed water wheels and waterfalls and horsepowers। ठीक है, अब इसका क्या था, उनको इसने पीछे छोड़ दिया और जो है इससे जो है उसकी पावर भी काफी इंक्रीज हो गई। द फर्स्ट प्रैक्टिसेबल स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस न्यूकोमैन and was used for pumping water out of the mines. Much more powerful steam engine was invented by James Watt. It had a reciprocating engine capable of powering machinery। ठीक है, जो पहला स्टीम इंजन थॉमस न्यूकोमैन ने इन्वेंट किया, उससे क्या होता था, उससे जो वाटर था वो माइंस से वो उसको पंप किया करता था। ठीक है, वो उसको जैसे हमारे पास वाटर व्हील्स थे, तो वाटर व्हील्स को उनको एक लिमिटेड वाटर सप्लाई होता था, तो वो लिमिटेड ही एनर्जी क्रिएट करते थे। तो जो थॉमस न्यूकोमैन था उसने जो स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो वाटर माइंस से पंप करता था और वाटर व्हील को वही वो वाटर जाता, तो उससे भी उसकी प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो गई थी। डेफिनेटली वाटर जब ज्यादा उसको मिलेगा तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद जो स्टीम इंजन जो जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल इसलिए था क्योंकि वो डायरेक्ट जो पावर थी वो मशीनरी को सप्लाई करता था। थॉमस न्यूकोमैन ने जो इन्वेंट किया था वो वाटर पंप करता था माइन से, उससे वाटर व्हील ही चलते थे। बट जो जेम्स वॉट था उसने जो इन्वेंट किया था स्टीम इंजन, उससे क्या होता था, जो उसकी पावर थी वो डायरेक्ट जो है मशीनरी को पड़ती थी। तो उससे जब मशीनरी चलना स्टार्ट हुई स्टीम इंजन के साथ, तो उससे ये हुआ था कि उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस तरह से बड़ा था कि उससे टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, द फर्स्ट स्टीम ड्रिवन textile mills begin to appear in the last quarter of the 18th century, greatly contributing to the appearance and rapid growth of the industrial towns। उससे टेक्सटाइल मिल्स काफ़ी ज़्यादा फिर बनना स्टार्ट हो गई क्योंकि स्टीम इंजन जो है उससे मशीनरी डायरेक्ट चलना स्टार्ट हुई थी। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री। जब कॉटेज इंडस्ट्री का जो है नाम से ही जाहिर है कि ये पर्सनली हैंडलूम्स थी, जो घरों में लोग अपने घरों में काम किया करते थे खुद ही। तो स्टार्ट में किस तरह से वो कैसे थ्रेड्स भी खुद ही मतलब जो है चरखे पर स्पिनिंग व्हील पर जिस तरह से वो उसको बनाते होते थे और खुद ही अपने हाथों से ही अपनी बेसिक बेसिक चीज़ें बनाया करते थे। ठीक है, उस टाइम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी कॉमन नहीं थी, तो उससे यह कि प्रोडक्शन बहुत स्लो थी, बहुत इंसफिशिएंट थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रगल भी करनी पड़ती थी। तो उस टाइम की जो इंडस्ट्री थी, जो हैंडलूम्स पे जब लोग काम करते थे खुद ही मैनुअली, तो उसको कॉटेज इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ था, 1700s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और उसके साथ ही जो है द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाज डन ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। इससे पहले प्रोडक्शन एक स्मॉल स्केल पर होती थी, मैनुअली किया जाता था काम, लेकिन 1700s के बाद जो है रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशंस। यहाँ पर हमारे पास कुछ नेम्स हैं जो चार उनके नेम्स हैं, चार लोगों के नेम्स हैं जिन्होंने इन्वेंशंस, बेसिक इन्वेंशंस की थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस उन्होंने की थी। ठीक है, 1700 से ऑनवर्ड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसमें कुछ फेमस नेम्स हैं। उनमें है एक रिचर्ड आर्कराइट, एलेविटने, जेम्स हारग्रेव्स एंड एडमंड कार्टराइट जो थे। दे डेवलप मशीन्स एंड टेक्निक्स दैट हेल्प improve production, especially in terms of the textile industry.
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग एंड वॉज द मेन इंडस्ट्री दैट बेनिफिटेड फ्रॉम द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इसमें जो है पहला नेम हमारे पास जो है जेम्स हॉर्ग्रीव्स जो है उसने क्या किया था, उसने क्रिएट किया था स्पिनिंग जेनी इन 1764 में, विच अलाउड ए मशीन विच अलाउड मैनी स्पिंडल्स ऑफ थ्रेड्स टू बी स्पन एट द वन टाइम. ठीक है, इससे क्या था, स्पिनिंग जो है उसकी वो स्पीड अप हुई थी. उसके बाद है नाम रिचर्ड आर्कराइट का. उसने क्या किया था, he developed the water frame in 1769. Water frame क्या था, it allowed over 100 spindles of thread to be spun at one time. ठीक है, बट बस वो लॉन्च क्योंकि काफ़ी इसका साइज बड़ा था तो उसको उसने इसलिए जो है रिवर के एट द बैंक ऑफ द रिवर जो है इसने इसको बनाया होता था ताकि वो जो है in order to use the force of the water to spin in the machine. ठीक है, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता था तो वो उसको उसने जो है रिवर बैंक पर ही उसको बनाया होता था. Okay, added to it, the third one is Edmund Cartwright. He developed the power loom in 1785, which allowed quicker production of cloth. ठीक है, पावर लूम जो थी उसने प्रोडक्शन को है काफी स्पीड अप कर दिया था. फाइनली हमारे पास है अमेरिकन इन्वेंटर एला व्हिटने. एला व्हिटने ने क्या किया था, उसने कॉटन गिन इंट्रोड्यूस की थी इन 1793. उससे पहले आप हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है कि किस तरह से लोग जो है प्रीवियसली लोग क्या करते थे, कॉटन हैड टू बी हैंड क्लीन इन ऑर्डर टू रिमूव फाइबर्स एंड सीड्स. ठीक है, विटनेस कॉटन गेन स्पीड अप दिस प्रोडक्ट process and allowed for much faster harvesting of the resource. इससे क्या हुआ था, in all these inventions mechanized the textile industry and led to the establishment of factories throughout Britain, which was the first country to industrialization. राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ब्रिटेन का नाम अपने याद रखना है. इंडस्ट्रियलाइजेशन में इट वाज द फर्स्ट कंट्री, और फर्स्ट कंट्री जो है इसमें जो है इन सारी इन्वेंशंस के बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट हो गया था. ओके, नाउ कम टू द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, 19th सेंचुरी में ये था कि इसकी जो ट्रेड थी रॉ मटेरियल की, जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता था फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो उसकी जो थी प्रोग्रेस थी वो काफी बढ़ गई थी. ठीक है, उसमें क्या होता था, टेक्सटाइल जो ट्रेड है सुन आउटस्ट्रिप्ड, उसने जो है उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ गई थी. बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी उसमें क्या हो रहा था, इम्पोर्टेड अमेरिकन कॉटन had replaced wool in the northwest of the England. राइट, नॉर्थ वेस्ट जो है इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में जो वूल थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था इंपोर्टेड अमेरिकन कॉटन से, क्योंकि उस टाइम ट्रेड स्टार्ट हो गई थी. ट्रेड के जरिए वहां से कॉटन इंपोर्ट होती थी और इंग्लैंड में वूल जो थी उसको रिप्लेस कर दिया था कॉटन के साथ. बट उसका जो एक इंग्लैंड का जो है हिस्टोरिकल सिटी है यॉर्कशायर, वहां पर जो है ये वूल इट रिमेन द चीफ टेक्सटाइल. ठीक है, वहां पर अभी वूल जो है वो उससे काम किया जा रहा था. ओके, आफ्टर द 19th सेंचुरी अब देखेंगे 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था. 20th सेंचुरी में टेक्सटाइल जो है उसमें नए मटेरियल इंट्रोड्यूस हो रहे थे और उसमें जो उसका प्रोसेस था, वर्कआउट का जो प्रोसेस था उसमें जो है नई इन्वेंशंस हो रही थी. ठीक है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेंशंस जो थी, डिफरेंट टाइप की इन्वेंशन इंक्रीज हो गई थी. उसका प्रोसेस काफ़ी नई नई प्रोसेस के इंट्रोड्यूस हो रहे थे. और इसके साथ साथ जो डिज़ाइनर्स थे, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, उन्होंने काम उसमें डिज़ाइंस ऐड करना स्टार्ट कर दिए. उसमें डिफरेंट टाइप्स फाइबर्स की डिफरेंट टाइप्स ऐड होना स्टार्ट हो गई. मतलब इसमें कह लें कि रिसर्च का काम स्टार्ट हो गया था, जिसमें मतलब मटीरियल प्रोसेस ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप की उस पर रिसर्च बढ़ गई थी. उसके जो उसमें जो मटेरियल था उसमें फाइबर जान और फैब्रिक में जो डिजाइनिंग थी उसमें डिफरेंट टाइप के डिजाइन ऐड होने स्टार्ट हो गए थे. तो इसमें इंडस्ट्री जो है इस तरफ इसकी डायरेक्शन, क्योंकि पीछे तो अब काफी काम हो गया था, तो अब जो है इसकी डिजाइनिंग और मटेरियल और प्रोसेस के ऊपर मेन फोकस उनका था और इस पर काम ज्यादा हो रहा था. Okay, now what is fiber art?
or what is textile. These are the same things but have different names. ठीक है, इसमें हम देखें कि textile is an umbrella term that includes various fiber based materials including fiber, yarn, filaments, threads, different fabrics types, etc. It at first the word textile only referred to woven fabrics. Textile is formed by weaving, knitting, crochet, knotting or pressing fibers together. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्सटाइल. अच्छा, टेक्सटाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के अबाउट अगर बात की जाए तो उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं दीज आर फैब्रिक एंड फाइबर्स. ठीक है, इसमें अगर हम मजीद एक्टिविटीज को ऐड करें तो दीज कुड बी वीविंग, एम्ब्रॉयडरी एंड स्विंग. ठीक है, अब इसके अंदर हम टेक्सटाइल आर्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो it could be a rug, a wall hanging, an item of clothing, any loose fabric or even a sculpture made with the fabric. ठीक है, अगर हम या इसके आगे चले जाए टेक्सटाइल डिजाइनिंग के ऊपर बात करते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग पर बात करते हैं तो उसमें मजीद फिर हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, रोटरी है, प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग आ जाती है. तो इसके अंदर फिर मजीद वैरायटी ऐड हो जाती है. टेक्सटाइल आर्ट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री. वी नो दैट एंशिएंट इजिप्शियंस मेड टेक्सटाइल. अच्छा, टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स जो हैं उसमें हमारे पास हैं 3 टाइप्स हैं. उसमें इसको आप टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल भी कह सकते हैं. यू कैन से दैट्स द ओरिजिन ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल. ठीक है, वो हम 3 हमारे पास हैं, 3 ओरिजिन्स हैं जहाँ से हम टेक्सटाइल मटेरियल कलेक्ट करते हैं. दीज आर प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड एंड सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं. ठीक है, प्लांट बेस्ड में मेजरली जो हमारे पास नेम जो हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं दीज आर कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट. और एनिमल बेस्ड में तो एनिमल्स जो हैं उनकी फर आ गई, सिल्क आ गया, वूल आ गया. तो डिफरेंट एनिमल्स से हम ये कलेक्ट करते हैं. आगे हमारे पास सिंथेटिक है. सिंथेटिक में फिर नायलॉन है, पॉलिस्टिक है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक आ जाता है. दीज आर द बेसिक 3 डिफरेंट origins from which we collect the textile material. Okay, the textile art and fiber art. अभी प्रीवियस टाइम में स्लाइड में मैंने अभी ये चीज़ क्लियर की है कि टेक्सटाइल आर्ट एंड फाइबर आर्ट आर द सेम थिंग्स बट डिफरेंट नेम्स. ठीक है, दीज आर द 2 सेपरेट टर्म्स फॉर द सेम थिंग्स. टेक्सटाइल आर्ट में क्या होता है, इट डिफाइंड एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट दैट यूज, उसमें प्लांट्स यूज होते हैं, एनिमल और सिंथेटिक फाइबर्स टू कंस्ट्रक्ट प्रैक्टिकल और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, द टर्म आर इक्वल एंड यूज इंटरचेंजेबली जस्ट लाइक द टर्म मूवी एंड फिल्म mean the same thing but have different names. Okay, at the end, what is weaving at its major types? ठीक है, weaving क्या होती है, weaving का origin क्या होता है, इसका material क्या है, इसकी types क्या हैं, इसकी techniques क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे next lecture में. Okay, thank you. अल्लाह हाफिज.